हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। इतिहास का मतलब होता है कि ऐसा ही हुआ, वही सारी की सारी घटनाएं जो हमारे अतीत में घटित हो चुकी है अपने आप में एक इतिहास बनकर रह जाती है। तो जो भी घटनाएं हमारे अतीत में हुई है उन्हें हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, चाहे भारत का इतिहास पढ़ें या उत्तराखंड का इतिहास। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास में हमारे पास लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। आदि ऐतिहासिक इतिहास में लिखित साक्ष्य होते हैं, लेकिन उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसका अध्ययन नहीं कर पाए हम। तो इस प्रकार आदि ऐतिहासिक इतिहास में लिखित साक्ष्य तो होते हैं, लेकिन उनका अध्ययन नहीं किया जाता, उनको पढ़ा नहीं जाता है। और ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और उनको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। अभिलेख हो गए, पुस्तकें हो गई, ताम्रपत्र, ये सारे के सारे ऐतिहासिक इतिहास कालखंड को दर्शाती है। उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम पहले उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास डिस्कस करेंगे। जो प्रागैतिहासिक इतिहास के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, उनमें समाधान, गुफा चित्र, कप मार्क्स, ताम्र उपकरण और मृद भांड, इनको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। समाधान मतलब डेड बॉडीज़। जो भी डेड बॉडीज़ किसी उत्खनन में प्राप्त होती है, तो उन डेड बॉडीज़ को कार्बन पद्धति से, डेड बॉडीज़ में कार्बन की मात्रा, शरीर में कार्बन की मात्रा होती है, तो कार्बन पद्धति से हम पता लगा सकते हैं कि यह डेड बॉडीज़ कितने वर्ष पुरानी है। गुफा चित्र, गुफाओं में बनाए गए पत्थरों पे, शैलाश्रयों में जो भी आकृतियाँ होती हैं उनको देखकर हम लगा सकते हैं कि किस युग के होंगे। इसी प्रकार कप मार्क्स, ओखली और ताम्र उपकरण, तांबे की वस्तुएं, और मृद भांड और मिट्टी के बर्तन, तो ये सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो कि प्रागैतिहासिक इतिहास को दर्शाते हैं। मदन मोहन जोशी जी, जो कि उत्तराखंड इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के रूप में प्रदर्शित किया। और इसी प्रकार केपी नौटियाल जी ने प्रागैतिहासिक इतिहास काल को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में प्रदर्शित किया। तो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक इतिहास के जो स्रोत हैं वो समाधान, गुफा चित्र, कप मार्क्स, ताम्र उपकरण और मृद भांड है। इन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे। (1856) में कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे बने। जब हेनरी रैमजे कुमाऊं के कमिश्नर बने तो उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया, W.J. हैनवुड को, और उनको कार्य दिया उत्खनन करने का। तो W.J. हैनवुड को उत्खनन करने का कार्य हेनरी रैमजे ने दिया अपने शासनकाल में, और उन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन करने का कार्य उत्तराखंड में स्टार्ट किया 1856 में। तो 1856 में W.J. हैनवुड द्वारा उत्तराखंड में किया गया उत्खनन। उन्होंने सर्वप्रथम 1856 में उत्तराखंड के देवीधुरा चंपावत में उत्खनन करने का कार्य किया। उत्खनन मीन्स खोदना, उन्होंने वहाँ पे खुदाई स्टार्ट की। 1856 में जब W.J. हैनवुड ने उत्खनन का कार्य स्टार्ट किया तो उनको वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए वह समाधान प्राप्त हुए। अभी मैंने कहा कि प्रागैतिहासिक इतिहास के साक्ष्य हैं जो समाधान है। तो सर्वप्रथम
W.J. हेनवुड ने देवीधुरा चंपावत में उत्खनन करने का कार्य किया और उनको वहाँ से समाधान मृतक बॉडीज प्राप्त हुई और उन बॉडीज का विश्लेषण किया गया व्हीलर और इतावाली नामक दो व्यक्तियों ने। जब उन बॉडीज का विश्लेषण व्हीलर और इतावाली ने किया तो हेनवुड ने इन्हें, क्योंकि हेनवुड यह कार्य करवा रहा था, तो हेनवुड ने इन समाधानों को महापाषाण काल युग के बॉडीज बताई कि यह बॉडीज है, जो मृतक शरीर है, यह महापाषाणकालीन युग के हैं। इसीलिए W.J. हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक W.J. हेनवुड को कहा जाता है क्योंकि 1856 में वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने देवीधुरा चंपावत में उत्खनन करने का कार्य किया और जब उन्होंने उत्खनन का कार्य किया तो उन्हें वहाँ से डेथ बॉडीज़ प्राप्त हुई और उन डेड बॉडीज़ का जो विश्लेषण करने का कार्य किया वो व्हीलर और इतावली नामक दो व्यक्तियों ने किया। और जब विश्लेषण किया गया तो उन बॉडीज़ को W.J. हेनवुड द्वारा महापाषाण काल युग का बताया गया। महापाषाण काल युग या नवापाषाण काल युग, दोनों में से कोई कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे महापाषाण काल युग हो चाहे नवापाषाण काल युग। तो नवापाषाण काल युग के या महापाषाण काल युग के बॉडीज उनको बताया गया। पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी हमें समाधान प्राप्त हुए हैं। जो पश्चिमी रामगंगा घाटी से समाधान प्राप्त हुआ कंकाल तंत्र, मृतक शरीर, उस कंकाल तंत्र को आदि मानव का कंकाल तंत्र बताया गया कि यह जो पश्चिमी रामगंगा घाटी से समाधान प्राप्त हुआ है यह किसी आदि मानव का है और वह आदि मानव रामापिचिकस का बताया गया। जो मृतक शरीर था, डेड बॉडीज, उसको रामापिचिकस का डेड बॉडीज बताया गया। रामापिचिकस प्रथम आदि मानव थे जिनका जन्म भारत में हुआ। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी से प्राप्त समाधान प्रथम आदि मानव रामापिचिकस का बताया गया। नोट में अल्मोड़ा को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक कला का केंद्र कहा जाता है क्योंकि अल्मोड़ा से प्रागैतिहासिक कला के बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। 1947 में जब आज़ाद हो गया था भारत, देश आज़ाद हो गया था, तो 1947 के बाद अब जो इतिहास का विश्लेषण किया जाएगा वो भारत की परंपरा के अनुसार किया जाएगा क्योंकि देश आज़ाद होने से पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें, वस्तुएं इतिहासकालीन मिलती थी उनका विश्लेषण अंग्रेजी शासनकाल परंपरा के अनुसार किया जाता था। तो जो ब्रिटिश लोग होते थे वो अपने अनुसार ही विश्लेषण करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद जो भी इतिहास को विश्लेषण किया जाएगा वो भारतीय परंपरा के अनुसार उनका विश्लेषण किया जाएगा। पाषाणकालीन अस्त्र हैं। जब मनुष्य पाषाणकालीन युग में था तो उस समय के अस्त्र है हस्तकुठार, भेदनी और खुरचनी। जो ये पाषाणकालीन अस्त्र है ये हमें उत्तराखंड के कालसी, जो कि देहरादून में पड़ता है, डांग श्रीनगर, खुटानी नाला नैनीताल, पश्चिमी रामगंगा अल्मोड़ा और बगवाली पोखर अल्मोड़ा और डरख्यारी गांव उत्तरकाशी, यहाँ से जो हमें पाषाणकालीन अस्त्र हस्तकुठार, भेदनी और खुरचनी प्राप्त हुए हैं और इनके खोजकर्ता हैं MP जोशी, KP नौटियाल और यशोधर मठपाल। अभी इन सारे खोजकर्ताओं के जो इतिहासकार है इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट आएगा कि इन्होंने किस चीज़ का खोज किया है। तो पाषाणकालीन अस्त्र है जो MP जोशी, KP नौटियाल और यशोधर मठपाल द्वारा इनको खोजा गया, हस्तकुठार, भेदनी और खुरचनी। तो हमने देखा कि जब हेनवुड ने 1856 में उत्खनन का कार्य किया सर्वप्रथम 1856 में और उनको वहाँ से समाधान प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी समाधान प्राप्त हुआ और उस समाधान को रामापिचिकस का बताया गया जो कि प्रथम आदि मानव थे जिनका जन्म भारत में हुआ था। जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद अब जो इतिहास का विश्लेषण की परंपरा होगी वह भारतीय परंपरा के अनुसार होगी। सन 1956 में सर्वप्रथम तो 1856 में W.J. हेनवुड ने उत्खनन का कार्य किया था।
लेकिन 100 वर्ष बाद 1956 में उत्खनन करने का कार्य शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा किया गया। तो शिव प्रसाद डबराल चारण द्वारा उत्तराखंड में उत्खनन करने का कार्य सन 1956 में किया गया और उन्होंने जो उत्खनन का कार्य किया वो मलारी गांव चमोली में किया। जब उन्होंने मलारी गांव चमोली में उत्खनन करने का कार्य किया तो उनको वहां से प्राप्त अवशेष जो प्राप्त हुए उनमें सर्वप्रथम सावधानी थे मृतक शरीर। तो जो उनको वहाँ से मृतक शरीर प्राप्त हुए तो शिव प्रसाद डबराल ने उन मृतक शरीरों को सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह के मृतक शरीर बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें मृतक शरीर प्राप्त हुए उसी प्रकार यह मृतक शरीर भी सिंधु घाटी की सभ्यता को दर्शाते हैं, क्योंकि उन समाधानों में जो मृतक कंकाल तंत्र थे सिंधु घाटी की सभ्यता में स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया जाता था या घुटने मोड़कर शरीर को दफनाया जाता था। तो इसी प्रकार के अवशेष मृतक शरीर मलारी गांव से प्राप्त हुए। इसलिए सिंधु सभ्यता के जो प्रमाण उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं वह समाधान मलारी गांव से प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के प्रमाण उत्तराखंड में किस जगह से प्राप्त हुए। तो उत्खनन का कार्य 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने कराया था, तो यह मलारी गांव से प्राप्त हुए हैं। दूसरे अवशेष जो मलारी गांव से प्राप्त हुए अश्व कंकाल घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई और उत्खनन का कार्य वहां चलता रहा और 1983 में वहां से एक कुतुब भी प्राप्त हुआ। कुतुब जो कि चमड़े का बना हुआ खाल का बना हुआ था, चमड़े का खाल का बना हुआ था। इसमें कम से कम 5 लीटर पानी आदमी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, मतलब ये चमड़े का बना हुआ था। और जो इस कुतुब पे पक्षी का चित्र बना हुआ था शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल को शिव प्रसाद डबराल ने बोला कि जो कुतुब पे यह चित्र अंकन किया गया है यह मोनाल पक्षी का बनाया गया है। तो कुतुब पे जो चित्र अंकन है वो मोनाल पक्षी का बताया शिव प्रसाद डबराल ने। 2002 में HNV विश्वविद्यालय ने जब मलारी गांव में उत्खनन का कार्य किया, क्योंकि वह उत्खनन का कार्य चल ही रहा था, तो 2002 में HNV विश्वविद्यालय को 5.2 kg का सोने का मुखौटा और एक कांसे का कटोरा मलारी गांव से प्राप्त हुआ। तो 5.2 kg सोने का मुखौटा और एक कांसे का कटोरा भी मलारी गांव से प्राप्त हुआ सन 2002 में HNV विश्वविद्यालय को। अब ये 5.2 kg का जो सोने का मुखौटा होगा, मतलब किसी आम आदमी का तो नहीं होगा, कम से कम जिस आदमी की हाइट 12 या 15 फीट होगी उसी आदमी का 5.2 kg का सोने का मुखौटा रहा होगा उस समय। और उसी समय मलारी गांव से एक पशु का कंकाल भी प्राप्त हुआ और जब इस पशु के कंकाल को देखा गया कि यह किस पशु का होगा और पता ही नहीं चला कि यह किस पशु का कंकाल है, तो उस पशु के कंकाल को नाम दिया गया हिमालयन पशु जुबू। तो उस शिव प्रसाद डबराल द्वारा उस पशु कंकाल को जुबू का नाम दिया गया। उन्होंने कहा कि यह जो कंकाल है ये हिमालयन पशु जुबू का है। और मलारी गांव से जीवों के अवशेष भी प्राप्त हुए। जो यह जीवों के अवशेष प्राप्त हुए यह समुद्री जीवों के अवशेष थे, मतलब जो समुद्र में जीव रहते उनकी हड्डियां प्राप्त हुई। अब मलारी गांव यार पहाड़ में, मतलब समुद्र के जीव की हड्डियां प्राप्त हो रही, तो एक मतलब एक अजीब बात थी कि पहाड़ से समुद्र जीव की हड्डियां प्राप्त हो रही है। तो अनुमान लगाया गया कि हम हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो तैतीस सागर से हुआ है। तो यहाँ से प्रमाण किया गया कि यह 33 सागर के जीवों के अवशेष है। तो उत्तराखंड से 33 सागर का प्रमाण मलारी गांव से प्राप्त जीवों के अवशेष से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 33 सागर का प्रमाण उत्तराखंड के किस जगह से प्राप्त हुए। तो मलारी गांव चमोली से जीवों के अवशेष जो कि समुद्री जीव थे उनके अवशेष प्राप्त हुए और यह 33 सागर का प्रमाण दर्शाता है। इसीलिए मलारी गांव को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक गांव कहा जाता है।
तो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक गांव है जो मल्लारी गांव है, और जो प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है वो अल्मोड़ा है। मल्लारी गांव धौली गंगा और गिरथी घाट के संगम पे, धौली गंगा और गिरथी घाट के संगम में। अब जो उत्तराखंड में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य हैं, नंबर 2 पे हमने देखा था, वो हैं गुफाएं, कैव। तो जो गुफाएं होगी, उन पत्थरों पर जो भी आकृतियां बनाई जाती हैं उन्हें शैलाश्रय कहा जाता है। गुफा या शैलाश्रय या गुफा चित्र। तो पाषाण कालीन में मनुष्य गुफाओं में निवास करता था, और जब उस समय मनुष्य गुफाओं में निवास करता था तो वह चित्रकारी भी किया करते रहे होंगे। तो पाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में निवास करता था और वह पत्थरों पर चित्रकारी करता था। उत्तराखंड में पाषाणकालीन गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं। यह मुख्यतः अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में प्रथम गुफा चित्र की खोज की गई। तो उत्तराखंड में प्रथम गुफा चित्र की खोज की गई। जो वह खोज थी वह एक उड्यार के रूप में थी। उड्यार मतलब गुफा होता है, गढ़वाली में उड्यार और हिंदी में गुफा कहा जाता है। तो प्रथम गुफा की जो खोज की गई उत्तराखंड में वह थी लाखो उड्यार। लाखो उड्यार अल्मोड़ा में पड़ता है। मुख्यतः जो गुफाएं प्राप्त हुई अल्मोड़ा, चमोली और उत्तरकाशी और पौड़ी से प्राप्त हुई। अल्मोड़ा तो सर्वप्रथम जो गुफा की खोज की गई वह थी लाखो उड्यार, लाखो गुफा, और यह अल्मोड़ा में है। इसकी खोज MP जोशी ने, महेश्वर प्रसाद जोशी ने 1968 में की है। कहीं कहीं पे 1963 भी लिखा है, लेकिन जो राइट आंसर है 1968 में किया गया। और इसलिए लाखो उड्यार को उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुलभतम शिलाश्रय या गुफा कहा जाता है। तो उत्तराखंड का सबसे सर्वोत्तम व सुलभतम शिलाश्रय जो वो है लाखो उड्यार। जो लाखो उड्यार की चित्रों की विशेषता है, चित्रों में एक समूह में नृत्य करता, मतलब नृत्य में दिखाया गया है, समूहबद्ध नृत्य दिखाया गया है चित्रों में। और इन चित्रों में अलंकारिक आलेखन का प्रयोग भी किया गया है। अलंकारिक आलेखन का मतलब चित्र बनाए गए हैं इस प्रकार। आप अलंकारिक आलेखन का प्रयोग आर्ट में भी करते हैं जब हम चित्र बनाते हैं। और जो लाखो उड्यार में चित्रों में रंगों का प्रयोग किया गया है, गुलाबी रंग, सिंदूरी रंग, सफ़ेद रंग, काला रंग और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग की लिखावट भी लाखो उड्यार से प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज तक उन लिखावटों को पढ़ा नहीं जा सका, तो उनको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं जो लाखो उड्यार से लाल रंग की लिखावट प्राप्त हुए हैं। जो लाखो उड्यार की शिलाश्रय का आकार है वो एक नागफनी की तरह है। नागफनी मतलब नाग के फन की तरह। और जो यहाँ सामूहिक चित्र बने हुए हैं नृत्य करते हुए, एक समूह में 34 आदमी हैं और एक समूह में 28 आदमी हैं। और एक चित्र में 6 मनुष्य को जानवरों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो जो लाखो उड्यार में सामूहिक नृत्य में चित्र बनाए गए हैं उनमें एक समूह में 34 आदमी, दूसरे समूह में 28 आदमी और 6 आदमियों को जानवरों को पीछा करते हुए दिखाया गया है। लाखो उड्यार को भीमबेटका गुफा की संज्ञा दी गई है। और MP जोशी ने लाखो उड्यार पर बने इन चित्रों को मध्य पाषाण काल का बताया है। उन्होंने कहा कि यह मध्य पाषाण काल में यह चित्र बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो वह है लाखो उड्यार से। लाखो उड्यार के जो भी चित्र हैं वह मध्य पाषाण काल के युग के बताया है MP जोशी ने। MP जोशी की एक बुक भी है के पेंटिंग्स इन कुमाऊं, उसमें उन्होंने लाखो उड्यार के बारे में चित्रण किया हुआ है। तो इस प्रकार लाखो उड्यार की खोज MP जोशी ने सर्वप्रथम 1968 में की। लाखो उड्यार जो कि
अल्मोड़ा में सोयाल नदी के तट पर, और इसे उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुलभतम शिलाश्रय कहा जाता है। तो ये सारे के सारे लाखों उड्यार के पॉइंट हो गए। अलंकारिक आलेखन का प्रयोग किया गया है। इनमें मुख्यतः गुलाबी, सिंदूरी, सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग किया गया है। इस शिलाश्रय में एक समूह में 34 आदमी, एक समूह में 28 आदमी और 6 मनुष्यों को जानवरों का पीछा करता हुआ दिखाई दिया है। और उत्तराखंड के लाखों उड्यार को भीमबेटका की गुफाओं की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार लाखों उड्यार उत्तराखंड में प्रथम गुफा चित्र है, जिसकी खोज 1968 में MP जोशी द्वारा किया गया। उसके बाद गोरखा उड्यार। जो गोरखा उड्यार है, गोरखा उड्यार उत्तराखंड के चमोली जिले में डुंगरी गांव के समीप है। तो चमोली जिले के डुंगरी गांव के समीप जो दूसरा उड्यार है वो है गोरखा उड्यार। गोरखा उड्यार को प्रकाशन में लाने का कार्य राकेश भट्ट द्वारा किया गया। प्रकाशन के मतलब कि उन्होंने इस उड्यार के बारे में बताया, और जो इस उड्यार की विशेषताएं हैं, प्रकाशन मतलब उजागर करने का कार्य राकेश भट्ट द्वारा किया गया। गोरखा उड्यार की विशेषताएं पशुचारक संस्कृति के प्रमाण है। जो गोरखा उड्यार है यह पशुचारक संस्कृति का प्रमाण है, और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं मानवों को त्रिशूल द्वारा अंकित किया गया है। जो मनुष्य को एक त्रिशूल आकृति द्वारा अंकित किया गया है गोरखा उड्यार में। और गोरखा उड्यार में जो रंगों का प्रयोग किया गया है, गहरे लाल रंग, पीला और गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया है। इसमें बकरी नुमा जानवरों के छायाचित्र भी बनाए गए हैं। और जो इस गुफा का मुख्य विषय है, इसमें पशुओं को हांका देकर घेरना अंकित किया गया है। मतलब हांका देना मतलब उनको बुलाना, उनको घेरना। तो पशुओं को हांका देकर घेरना अंकित किया गया है गोरखा उड्यार में। और यशोधर मठपाल ये भी खोज करता है, इन्होंने भी गुफाओं की खोज की। तो यशोधर मठपाल के अनुसार जो गोरखा उड्यार में जो शैलाश्रय पर चित्र बनाए गए हैं, उनके अनुसार इस शैलाश्रय पे टोटल 41 आकृतियाँ बनाई गई है। 41 चित्र बनाए गए हैं, और 41 में से जो 30 आकृतियाँ हैं वो मनुष्य की है। मनुष्य मतलब स्त्री या पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। तो 30 आकृतियाँ हैं जो मनुष्य की है, और 8 आकृतियाँ पशुओं की है, और 3 आकृति केवल पुरुषों की है। तो यशोधर मठपाल द्वारा गोरखा उड्यार में 41 आकृतियों को बताया गया है, जिसमें से 30 मनुष्य की, 8 पशुओं की और 3 पुरुषों की बताया गया है। जो है गोरखा उड्यार है, यह सबसे सुंदर कृतियाँ बनी हुई है इस उड्यार में। तो हमने लाखों उड्यार और गोरखा उड्यार डिस्कस कर लिया, और समाधानों के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें हमें कोई भी दिक्कत ना हो पढ़ने में। थैंक यू।